विद्यार्थियों, हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां पढ़ रहे थे। तो पहले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय को मापने की पहली विधि उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि का अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम दूसरी विधि आय विधि इनकम मेथड का अध्ययन करेंगे। इस विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या कारक भुगतान विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के कारकों के स्वामियों को, उत्पादन कारकों के स्वामी हो गए श्रमिक, भूस्वामी, पूंजीपति तथा उद्यमी, उनकी सेवाओं के बदले किए गए भुगतान, मतलब जैसे श्रमिक है तो उसको मजदूरी मिलती है, भूस्वामी को लगान मिलता है, पूंजीपति को ब्याज मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है, तो उनकी सेवाओं के बदले किए गए भुगतान, ये जो अभी बताए थे, भुगतान के रूप में मापा जाता है। तो इन सब के योग को घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब है कारक आय का वर्गीकरण। कारक आय से मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति कारक सेवाओं के बदले में प्राप्त करता है वो कारक आय कहलाती है। अब इसका वर्गीकरण है, पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसमें है नगद मजदूरी तथा वेतन, जो कर्मचारी है उसको मजदूरी मिलती है और जो उसको सैलरी मिलती है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है किस्म के रूप में भुगतान। किस्म के रूप में भुगतान का मतलब ये हो गया कि कोई कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है तो कंपनी की तरफ से उस कर्मचारी को रहने के लिए जैसे घर मिलता है, आने जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो ये सब चीज़ किस्म के रूप में भुगतान कहलाती है। फिर है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों के योगदान। जैसे कोई कर्मचारी वहाँ पर उसके काम कर रहा है तो सोशल सिक्योरिटी के लिए उसमें जो कंपनी है वो उसमें अपना योगदान देती है, तो ये भी कर्मचारियों की पारिश्रमिक में आता है। फिर सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन को शामिल किया जाता है, तो ये सब चीज़ें कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत आती है। फिर दूसरा है प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंतर्गत संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। अब इसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होती है, लगान, ब्याज तथा लाभ। जो लगान है वो भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले मिलने वाला पुरस्कार लगान कहलाता है। दूसरा है ब्याज, पूंजी के प्रयोग के बदले मिलने वाला पुरस्कार ब्याज कहलाता है। और तीसरा है लाभ, उद्यमी को अनिश्चितता एवं जोखिम वहन करने के बदले मिलने वाला पुरस्कार लाभ कहलाता है। लाभ को 3 भागों में बांटा जाता है, लाभांश, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ। जो लाभांश है, डिविडेंड्स, लाभ का वह भाग जिसे भागीदारों में बांटा जाता है, इसे वितरित लाभ भी कहते हैं। फिर दूसरा निगम लाभ कर, निगम के लाभ का वह भाग है जिसे लाभ कर के रूप में सरकार को दिया जाता है। और फिर है अवितरित लाभ, लाभ का वह भाग जिसे फर्में अपने पास रखती है ताकि भविष्य में किसी संकट का सामना कर सके, इसे निगम बचत अथवा अवितरित लाभ भी कहते हैं। तो इस प्रकार से लगान, ब्याज, लाभ ये सब प्रचालन अधिशेष के अंतर्गत आते हैं। जो संपत्ति तथा उद्यमशीलता से जो आय प्राप्त होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। फिर है तीसरा है मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। स्वरोजगार व्यक्तियों की आय को कहते हैं। ये व्यक्ति अपने श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यमशीलता का प्रयोग करके वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यह आय मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ का मिश्रण होती है, तभी इसे मिश्रित आय कहते हैं। लगान, ब्याज, लाभ तथा मजदूरी का अलग से अनुमान संभव नहीं होता क्योंकि उत्पादन के कारकों को बाजार से किराए पर नहीं खरीदा जाता। पारिवारिक उद्यमों में केवल स्वस्वामित्व कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित कारक आय के कुल जोड़ को कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-FC अथवा घरेलू आय कहा जाता है।
अगर हमें एनएनपीएफसी कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी हो तो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएफसी में एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को अगर हम जोड़ दें तो हमें एनएनपीएफसी प्राप्त हो जाती है। अब है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है इसमें हस्तांतरित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हस्तांतरित आय के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। हस्तांतरित आय का मतलब हो गया वृद्धावस्था पेंशन हो गई, बेरोजगारी भत्ता हो गया, ये सब क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं करते हैं, ये एक तरफा हस्तांतरण कहलाते हैं, इसलिए इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। दूसरा है गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। गैर कानूनी कार्य तस्करी, चोरी, जुए, इन सबको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, और जो काला धन है वो भी इसके अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इस प्रकार की आय का कोई लेखा जोखा नहीं होता, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। फिर अगली सावधानी है पुरानी वस्तुओं की बिक्री तथा खरीद से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि इस पर दिए जाने वाले कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये कारक सेवाओं का पुरस्कार होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जबकि वस्तुओं की बिक्री और खरीद से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, जबकि इस पर मिलने वाले कमीशन को इसमें शामिल राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। फिर है शेयर तथा बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त राशि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि शेयर और बॉन्ड्स की बिक्री का मतलब है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हस्तांतरित होते हैं, जबकि इस पर दिए जाने वाले कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये उनकी कारक सेवाओं के बदले कारक सेवाओं का पुरस्कार होता है, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है अचानक प्राप्त आय विंडफॉल गेन जैसे लॉटरी से प्राप्त आय तथा पूंजीगत लाभ को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इनसे कोई मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था में नहीं होती, इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल इसे नहीं करते। अगला पॉइंट है जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके अनुमानित किराए को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है स्व उपभोग के लिए उत्पादन के अनुमानित मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अगर जो उत्पादन हो रहा है उसको स्व उपभोग के लिए अगर बचा के रखा हुआ है तो उसका जो अनुमानित मूल्य है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। फिर अगला पॉइंट है निगम कर, लाभांश तथा अवितरित लाभ, ये तीनों ही निगम लाभ के घटक हैं। एक बार यदि राष्ट्रीय आय के आंकड़े में लाभ को शामिल किया जाता है तो फिर इन घटकों में से किसी को भी राष्ट्रीय आय में शामिल अलग से नहीं करते, क्योंकि ये तीनों ही निगम कर, लाभांश और अवितरित लाभ किसके भाग हैं? निगम लाभ के भाग है। अगर एक बार निगम लाभ को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं तो फिर इन तीनों को शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर अगला पॉइंट है आयकर कर्मचारियों के पारिश्रमिक से दिया जाता है, इसे अलग से राष्ट्रीय आय के अनुमान में नहीं जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि आयकर जो है वो जो कर्मचारी है उसकी सैलरी से ही दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नकद तथा किस्म के रूप में दी जाने वाली मजदूरी तथा पेंशन एवं कर्मचारियों के लिए मालिक द्वारा दिए गए सामाजिक सुरक्षा योगदान कर्मचारियों के पारिश्रमिकों के घटक हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक को राष्ट्रीय आय में शामिल करने पर इनमें से किसी को भी अलग से राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब उसी के ही पार्ट है। अब जो आय विधि है उसकी कुछ समस्याएं भी हैं, जिसमें पहली है लोगों की आय का अनुमान लगाना कठिन कार्य है,
क्योंकि करोड़ों लोगों की आय का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल काम है और लोग जो हैं वो अपनी आय की सही सही जानकारी भी नहीं देते हैं। दूसरी कठिनाई है वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्राप्त आय का अनुमान कठिन, कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके रूप में जो आय है उसका अनुमान कैसे लगाया जाए, तो ये भी एक बहुत कठिन काम है। फिर तीसरा है अशिक्षित और पिछड़े देशों में जहां अधिकांश लोग आय का ठीक ठीक हिसाब नहीं रखते हैं, यह विधि उपयुक्त नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट है स्वनियोजित उद्योगों एवं व्यवसायों में आय का अनुमान कठिन है।